नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 और इस समय की 25 अहम खबरों पर पहले नजर डाल लेते हैं। जाति जनगणना पर केंद्र का बड़ा फैसला है। जाति जनगणना कराएगी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार। पीएम मोदी की अगुवाई में लिया गया है यह फैसला। आतंकवाद से निपटने और सुरक्षा तैयारियों पर प्रधानमंत्री की अगुवाई में आज हुआ मंथन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का हुआ पुनर्गठन। भारत सरकार ने दुनिया भर में आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान के हाथ को लेकर एक डोजियर साझा किया। कैसे जुड़े हैं तार, बताया गया। पहलगांव आतंकवादी हमले में एक और बड़ा खुलासा। एनआईए सूत्रों के मुताबिक हमले में आतंकी फारूक अहमद का नाम सामने आया। पीओके में छिपा लश्कर का टॉप कमांडर है फारूक। पाकिस्तान ने लगातार छठे दिन सीज फायर तोड़ा। जम्मू के नौशेरा, अखनूर और सुंदरबनी में फायरिंग हुई। एलओसी के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी फायरिंग की गई। भारत लगातार दे रहा है जवाब। पहलगांव आतंकी हमले को लेकर जिप लाइन ऑपरेटर मुजम्मिल से आज तीसरे दिन एनआईए की पूछताछ। हमले के बाद जिप लाइन का वीडियो हुआ था वायरल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए विवादित पोस्टर के बाद कांग्रेस पार्टी का निर्देश। पहलगांव मुद्दे पर पार्टी लाइन से हटकर दिया गया कोई बयान या अनौपचारिक टिप्पणी गंभीर अनुशासनहीनता मानी जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने पाकिस्तान को धमकी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में हाफिज सईद का फोटो पर क्रॉस लगाकर लिखा है कि तुमने हमारे निर्दोष लोगों को मारा है। अब हम पाकिस्तान में घुसकर एक ऐसा आदमी मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने पाकिस्तान के मंत्री के गंदे काम करने और पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के अस्तित्व से इनकार करने के दावे पर प्रतिक्रिया दी। कहा, अमेरिका भारत और पाकिस्तान से स्थिति को और खराब न करने के लिए कह रहा है और हम दोनों के संपर्क में हैं। अखिलेश यादव की नई तस्वीर पर सियासी हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर के साथ दिखाया गया है। बाबा साहब अंबेडकर के साथ तस्वीर पर भड़की है बीजेपी। बीजेपी ने कहा है ये बाबा साहब का अपमान है। पंजाब सरकार का हरियाणा की और पानी की मांग पर रुख साफ हुआ है। हरियाणा ने पंजाब से मांगा है 8,500 क्यूसेक पानी। पंजाब पहले ही दे रहा है 4,000 क्यूसेक। हरियाणा 103% पानी पहले ही उपयोग कर लिया है। कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके के पास स्थित ऋतुराज होटल में लगी भीषण आग। हादसे में 15 लोगों की हो गई है मौत। उधर राजस्थान के अजमेर में पेपर फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया था। तेज हवाओं के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची थी दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई थी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भोपाल में कॉलेज की छात्राओं से रेप और ब्लैकमेलिंग मामले में बड़ा खुलासा अब गैंग रेप का हुआ है। 5वीं पीड़िता आई है सामने। फरहान के मोबाइल से मिला था पीड़िता का वीडियो। भोपाल के कॉलेज में गैंग रेप और ब्लैकमेलिंग के आरोपों की जांच के लिए अब एक कमेटी गठित कर दी गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने गठित की है ये कमेटी। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। 34 मदरसे सील हुए। नो मैंस लैंड पर बनी मस्जिद का हिस्सा ढाया गया। 127 जमीनों से कब्जा हटा। जिले में 4 दिन से लगातार अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है। लखनऊ में राष्ट्रीय छात्र संघ ने किया है विरोध प्रदर्शन। छात्र संघ बहाल करना, निजी स्कूलों में फीस वृद्धि रोकने और पेपर लीक के मुद्दे पर हुआ ये प्रदर्शन। आज से मदर डेयरी का दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। गाय के दूध की कीमत 57 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 59 रुपए प्रति लीटर हो गई। मथुरा में अक्षय तृतीया के अवसर पर बांके बिहारी मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। साल में एक बार बिहारी जी के होते हैं चरणों के दर्शन। यहाँ पर रामलला दर्शन को निकले हनुमानगढ़ी के दास। इससे पहले किया सरयू घाट में स्नान। सुबह भगवान राम को अर्पित किए 56 तरह के व्यंजन। अक्षय तृतीया पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो गई है 4 धाम की यात्रा।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। कोने कोने पर सुरक्षा बल तैनात किए गए। वियतनाम युद्ध की समाप्ति की 50वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए हो ची मिन्ह सिटी में भारी संख्या में लोग जुटे। गीत के माध्यम से जताई गई खुशी। चेपॉक में खेला जा रहा T20 का 49वां मुकाबला, चेन्नई और पंजाब के बीच हो रही है टक्कर। और T20 मुकाबले में चेन्नई पहले बल्लेबाजी कर रही है। पावर प्ले में अब तक चेन्नई ने 3 विकेट गंवा दिए और टीम पॉइंट टेबल में सबसे नीचे चल रही है। नमस्कार, न्यूज़ 8 में अब खबरें हैं विस्तार से। भोपाल में कॉलेज की छात्राओं के साथ सीरियल रेप के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में पता चला है कि छात्राओं के साथ गैंग रेप भी किया गया था। ये बात आरोपियों के मोबाइल की जांच से सामने आई, जिसमें पीड़ित छात्राओं के गैंग रेप के वीडियो थे। छात्राओं के साथ हैवानियत का ये पूरा धंधा उनके कॉलेज से महज 100 मीटर की दूरी पर था। नगर निगम की एक इमारत में चलाया जा रहा था। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इसकी जांच के लिए कमेटी बना दी है। भोपाल में गंदे खेल का शिकार बनकर ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसी कॉलेज की छात्राओं के साथ गैंगरेप भी किया गया था। इस गुनाह का खुलासा हुआ आरोपियों के मोबाइल से, जिसमें छात्राओं के साथ की गई हैवानियत के अनगिनत वीडियो स्टोर थे। आरोपियों के खिलाफ पहले सिर्फ रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण के आरोप लगे थे। हैवानियत के वीडियो सामने आए तो गैंगरेप की धाराएं भी जोड़ दी गयी। कॉलेज से महज 100 मीटर दूर आरोपी अपने जिस अड्डे पर छात्राओं को हैवानियत का शिकार बनाते थे, वो जगह भी अब सबके सामने आ चुकी है। ये नगर निगम की वही प्रॉपर्टी है जहां छात्राओं को घिनौने खेल का शिकार बनाया जाता था। एनडीटीवी को मिली ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये महज एक इमारत नहीं बल्कि एक जाल था, जिसमें फंसने वाली छात्राओं के सिर्फ शरीर पर जुल्म नहीं हुआ, मन पर भी ऐसे जख्म दिए गए जो शायद कभी न भर पाएं। पुलिस ने अब इस होटल को सील कर दिया है और जांच जारी है। तस्वीरें देख रहे हैं, उसे देखकर आपको भी हैरानी होगी, क्योंकि है ये रेस्टोरेंट कॉलेज से केवल 100 मीटर दूर, लेकिन एक सुनसान जगह पर। किस तरह से सुनसान है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, यहाँ से ऊपर आने का रास्ता है वो भी पूरी तरह से सुनसान है। आप देख सकते हैं वो एक पूरा रास्ता बना हुआ है जो कि एक मिट्टी के ढेर की तरफ जो बनी हुई पहाड़ी जैसा रास्ता है वहाँ पर पहुँचता है। और उसके सामने पूरा हिताड़ी खेड़ा डैम जो है वो बना हुआ है। हिताड़ी खेड़ा डैम के सामने ही ये होटल बना हुआ है जहाँ पर युवक युवतियों को लेकर आते थे। इस तरह की चर्चा, इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आई थी। इस तरह के बयान भी युवतियों द्वारा दिए गए थे, जिसके चलते अब यहाँ पर जो पुलिस है वो पहुंची थी। पिछले कई दिनों से लगातार पुलिस यहाँ पर पहुंच रही थी। जो हमारी 5वीं पीड़िता सामने आई है और FIR दर्ज कराई है, इसका ये कहना है करीब 1 वर्ष पहले की बात है। और ये जो हमारा पूर्व में आरोपी गिरफ्तार हैं फरहान और अली, ये एक एक करके कमरे पे ले गए थे किसी भी तरह से बहाने से, और वहाँ कमरे पे दोनों के द्वारा इनका रेप किया गया था। इसीलिए हमने गैंग रेप की धारा 376D और 506 उनको धमकी देने की, वीडियो ब्लैकमेल करने की और भी ऐसी बातें थी जो कि धर्म संबंधी थी, तो इसलिए हमने मध्य प्रदेश का धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम की धाराएं लगाई हैं। फरहान के मोबाइल से जो वीडियो मिले हैं उनमें दुष्कर्म और हिंसा साफ दिख रही है। भोपाल में कॉलेज की लड़कियों को ड्रग्स देकर गैंगरेप, ब्लैकमेल और धर्मांतरण के सनसनीखेज मामले के आरोपी फरहान, शाद, साहिल और अली पुलिस की गिरफ्त में हैं। कोर्ट में पेशी के दौरान उनकी पिटाई भी हो चुकी है। इनमें से किसी ने छात्राओं को दोस्ती के नाम पर धोखा दिया, तो किसी ने डांस क्लास के बहाने ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाया। भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज की छात्राओं के साथ हैवानियत के सिलसिले की शुरुआत साल 2017 में हुई। प्यार का झांसा देकर पहले इनका रेप किया जाता, फिर रेप का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर गैंग रेप किया जाता। रेप के वीडियो की धमकी देकर सहेलियों को लाने का दबाव बनाया जाता। इसी तरह एक के बाद एक छात्राएं जाल में फंसती गईं। डर, शर्म और भरोसे की कमी के चलते सब सहती भी गई। इनके खिलाफ पहली बार आवाज उठी 18 अप्रैल 2025 को, जब इस रैकेट का शिकार हुई 2 सगी बहनों ने बाग सेवनिया पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। तब से अब तक 5 छात्राएं अपने साथ हुई हैवानियत की शिकायत करा चुकी हैं।
इन आरोपों की जांच के लिए महिला आयोग ने झारखंड की पूर्व डीजीपी निर्मल कौर की अगुवाई में कमेटी बना दी है, जिसे 10 दिन में रिपोर्ट सौंपनी है। महिला आयोग ने अब इसमें स्वतः संज्ञान ले लिया है, 3 सदस्यीय टीम उनकी भी बनाई गई है। हाँ, वो हमें मीडिया के द्वारा पता चला और लेटर भी आ गया है। इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जो गठित टीम है वो आ गई है। अब तक मामले में फरहान, शाद, साहिल और अली यानी 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि नबील और अबरार फरार हैं। पुलिस की 2 टीम बिहार और पश्चिम बंगाल में इनकी तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। छत्तीसगढ़ के कड़ेगुट्टा के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक ऑपरेशन संकल्प चल रहा है। 200 घंटे से ज्यादा समय से चल रहे इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने अब तक कड़ेगुट्टा की 3 में से 2 चोटियों को नक्सलियों से खाली करा लिया और अब वो तीसरी और आखिरी चोटी की तरफ बढ़ रहा है, जहां बड़ी संख्या में नक्सलियों के होने की खबर है। ये तिरंगा प्रतीक है लाल आतंक के खिलाफ चलाए जा रहे सबसे बड़े ऑपरेशन का। ये खुशी है उस संकल्प के पूरे होने की तरफ बढ़ रहे कदमों को मिल रही सफलता की। दो 200 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। कड़ेगुट्टा की पहाड़ियों पर अब तिरंगा लहरा रहा है। वो पहाड़ियां जो कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करती थीं, उनका सबसे सुरक्षित ठिकाना जहां जाना नामुमकिन था, उस कड़ेगुट्टा की 2 चोटियों नीलम सराय और धोबी की पहाड़ी अब सुरक्षा बलों के कब्जे में है। कड़ेगुट्टा के जंगलों में अब आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है। सुरक्षा बलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। जवानों तक जरूरत का हर सामान हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचाया जा रहा है। बुधवार को जब सुरक्षा बलों ने कड़ेगुट्टा की 2 चोटियों पर कब्जा किया, तो MI-17 हेलीकॉप्टर की लैंडिंग उस चोटी पर हुई जहां कभी नक्सलियों का कब्जा हुआ करता था। नौ दिनों में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये जवान नदियों, घने जंगल, पहाड़ों को पार कर कड़ेगुट्टा की पहाड़ियों पर पहुंचे। इन पहाड़ियों तक पहुंचने में नक्सली जितना बड़ा खतरा थे, प्राकृतिक परिस्थितियां उतनी ही घातक, लेकिन ये सब कुछ जवानों के हौसलों के सामने फीका पड़ गया। पहाड़ की 2 चोटियों को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया। अब जवान पूरी मुस्तैदी के साथ कड़ेगुट्टा पहाड़ की मुख्य चोटी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पहाड़ी पर बड़ी संख्या में नक्सली और नक्सलियों के बड़े लीडर्स के होने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक इस अभियान में 24,000 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। DRG, STF, CRPF, कोबरा बटालियन, छत्तीसगढ़ पुलिस इस संयुक्त ऑपरेशन में शामिल है। जंगल में 2000 नक्सलियों के छिपे होने की खबर है, जिसमें नक्सलियों के बड़े कमांडर्स भी शामिल हो सकते हैं। इसीलिए 9 दिन में 2 बार नक्सलियों ने शांति वार्ता का पत्र जारी किया। ताड़मेटला में 76 जवानों को मार दिया गया, तब ये लोग कहां थे? तब नहीं बोलते हैं। आईडी ब्लास्ट से लोगों के जाने जा रही हैं, लोग जीवन भर के लिए अपाहिज हो जा रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तब ये लोग नहीं बोलते। अभी ये क्यों बोल रहे हैं? और ये कौन है? इनसे कैसे बात की जाए? इनसे क्यों बात की जाए? ये होते कौन है भाई? स्वयं आकर के खड़े हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो भ्रमित करने वाले लोग हैं। ये लोगों को, पूरे देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके इस तरह के प्रयासों से कुछ नहीं होने वाला है। अब बस्तर के नक्सल पीड़ित राष्ट्रपति महोदया से मिलकर आए और बड़ी स्पष्टता है इस बात पर कि बस्तर की जनता अब नहीं चाहती है और निसंदेह इन सारे ही इनके अभियानों पर पानी फिरने वाला है। कड़ेगुट्टा के जंगल में चल रही इस मुठभेड़ को नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई माना जा रहा है। नक्सलियों के खात्मे के संकल्प के साथ सुरक्षा बल जंगलों में घुसे हैं, इसीलिए इसे ऑपरेशन संकल्प नाम दिया गया है और इस ऑपरेशन की सफलता की तरफ हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। एनडीटीवी के लिए जुल्फिकार अली और विकास तिवारी की रिपोर्ट।
जातिगत जनगणना लंबे समय से मचे सियासी बवाल के बाद अब हो रही है। सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। आज़ादी के बाद देश में पहली बार जाति जनगणना कराई जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका आज ऐलान किया। उन्होंने बताया कि जातिगत गणना मूल जनगणना के साथ ही कराई जाएगी और माना जा रहा है कि जाति जनगणना की शुरुआत सितंबर में की जा सकती है। इसका प्रोसेस पूरा होने में 1 साल लगेगा। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने जाति जनगणना को लेकर क्या कहा है, आपको दिखाते हैं। Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. जनगणना हर 10 साल में होती है। इस हिसाब से 2021 में अगली जनगणना होनी थी। बताया गया कि कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। तो जातिगत जनगणना की मांग को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है, सवाल पूछता रहा है। अब सरकार ने मांग पूरी कर दी है, तो किसका क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिजाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिजाइन है। उसमें जमीन आसमान का फर्क है। रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। देखिए, आज जो ये जीत हुई है, जो सरकार को झुक करके 4 कदम आगे बढ़ करके जातिगत जनगणना के लिए हाँ कहना पड़ा, ये बहुजन आबादी की जीत है, बंद मुट्ठी की जीत है। बंद मुट्ठी खुलने को बेताब थी। लालू जी, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी, सबको स्मरण करते हुए उस लकीर को तेजस्वी जी आगे लेके गए। बिहार में अपने संसाधन से करवाया। उससे पहले तो नीतीश जी को ख्याल नहीं आया, लेकिन वो धारा बलवती हो उठी है। बस मैं सरकार से कहूंगा, अब उन लोगों का क्या करिएगा। आपके बड़े बड़े नेता कहते थे जातिगत जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा। नहीं साहब, जातिगत विषमता दूर होगी, संसाधनों में भागीदारी बढ़ेगी, प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। जननायक राहुल गांधी जी बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि जाति जनगणना कराना जरूरी है। अगर मोदी सरकार नहीं करती है तो जब भी हम सत्ता में आएंगे कराएंगे। और बीजेपी और आरएसएस हमेशा तर्क देते रहे हैं कि जाति जनगणना से जातिवाद फैलेगा, लेकिन इनको मजबूर होना पड़ा। जैसे कर्नाटक और तेलंगाना में जाति जनगणना हमारी सरकारों ने करा लिया, तो ऐसी परिस्थिति में इनको मजबूर होकर के जाति जनगणना कराने की बात माननी ही पड़ी। ये कांग्रेस पार्टी की जीत है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है, इंडिया गठबंधन का जीत है। कौन सा राजनीतिक दल इसकी मांग कर रहा था, नहीं कर रहा था, बट देशवासी जरूर चाहते थे कि जाति आधारित जनगणना हो। मुख्य धारा के साथ अभी भी ऐसी गरीब जातियां जो नहीं जुड़ पाई हैं, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का उस तरीके से लाभ नहीं ले पाई हैं, उन लोगों की ये इच्छा जरूर थी। और आज मेरे प्रधानमंत्री ने देश की एक बड़ी आबादी की भावना को मद्देनजर रखते हुए ये ऐतिहासिक फैसला लिया है। यकीन मानिए 2047 में जब हम लोग विकसित भारत की जब हम लोग बात करते हैं, उसकी नींव को मजबूत करने वाला ये निर्णय है। जाति जनगणना समाजवादियों को बहुत पुराना मुद्दा है। इसकी लगातार मांग समाजवादी पार्टी द्वारा होती रही है और माननीय अखिलेश यादव जी लगातार पार्लियामेंट से लेकर और उत्तर प्रदेश और देश में और गांव-गांव तक जाति जनगणना और पीडीए का नारा गूंज रहा है। आज जब माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए एकजुट हुआ और ये जो जाति जनगणना की घोषणा बीजेपी को मजबूरी में करनी पड़ रही, ये पीडीए की एकजुटता है, पीडीए की ताकत है। हम लोग तो इस तरह की किसी भी गणना और किसी सर्वे से जिससे समाज के बारे में बेहतर जानकारी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार की जातीय जनगणना से हम लोगों ने देखा है कि सिर्फ गणना हो जाने मात्र से देश में सुधार नहीं होगा। गणना के आधार पर जो फाइंडिंग निकल कर आए, सरकार उस पर काम करेगी, तब सुधार होगा। बिहार में जब गणना हुई
तो लोगों को बताया गया कि 94 लाख परिवार गरीब हैं, उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन आज तक उनको 1 रुपया भी नहीं दिया गया। और अब आपको जातिगत जनगणना का इतिहास भी बताते हैं। देश में जाति जनगणना सबसे पहले अंग्रेजों ने 1881 में कराई थी। 1931 तक जनगणना के साथ जाति की गणना भी की जाती थी। 1941 में जाति जनगणना हुई, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। पहली कैबिनेट में ही फैसला लिया गया था कि जाति जनगणना नहीं कराई जाएगी। कहा गया 1951 में पहली जनगणना हुई, लेकिन जाति जनगणना नहीं कराई गई।